नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी और वहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यालय से यात्रा का लाइव प्रसारण देखेंगे और वहीं मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी भी अपने कार्यालय से यात्रा व्यवस्थाओं को आंखों देखा हाल जान सकेंगे और वहीं केदारनाथ से रुद्रप्रयाग और देहरादून से पीएमओ को इंटीग्रेटेड नेटवर्क से लिंक किया जा रहा है और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कार्यालय से केदारनाथ यात्रा को लाइव देखा जाएगा। और इस बार बाबा केदार की यात्रा को स्वयं पीएम मोदी अपने कार्यालय से देखेंगे और यात्रा का लाइव प्रसारण और मॉनिटरिंग के लिए स्वयं स्वान और एनआईसी ने केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच 10 हाई फ्रिक्वेंसी आईपी कैमरा लगाए हैं और इन कैमरों के जरिए पूरे केदारनाथ सहित 17 किलोमीटर पैदल रास्ते के हर हिस्से पर नजर रखी जाएगी और सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी कार्यालय को रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी लिंक किया गया है। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार का शनिवार को 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया और 30 दिन के कार्यकाल में धामी सरकार ने अन्य फैसलों के साथ सामान्य नागरिकता संहिता और अराजक तत्वों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान से जुड़े 2 बड़े फैसले लिए और 1 महीने में धामी सरकार जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन का संदेश देने की कोशिश करती हुई दिखी है। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के कार्यालय की उपलब्धियां जारी की गई और इसमें कहा गया कि 1 महीने की अवधि में मुख्यमंत्री धामी अटैकिंग मोड में रहे और उनका जोर प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर रहा और जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने सख्त संदेश भी दिया और कई बड़े और कड़े फैसलों से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार भी किया। वहीं भ्रष्टाचारियों की सीधी शिकायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप भी लॉन्च किया गया और सामान्य नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चुनाव से पहले किए अपने वादों को पूरा करने की दिशा में पहली ही कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में सामान्य नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी और वहीं न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों और समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित की जाएगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए विधायकी छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को कोई ओहदा मिल सकता है और वहीं आपको बता दें कि ऐसी सियासी चर्चाएं हैं और 22 साल के उत्तराखंड में 4 बार विधायक के लिए सीएम के लिए विधानसभा सीट छोड़ी और सभी की राजनीतिक ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी और वहीं 5वें विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से सीट से चुनाव हार गए और चुनाव नतीजा आने के बाद चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने का प्रस्ताव रखा और पार्टी आलाकमान की हरी झंडी के बाद 21 अप्रैल को गहतोड़ी ने बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भी दे दिया और अब मुख्यमंत्री धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे और सियासी जानकार मान रहे हैं कि विधायकी छोड़ने के बाद कैलाश का राजनीतिक ग्राफ ऊंचा होगा और इस कारण यह है कि आपको बता दें कि 2002 से अब तक मुख्यमंत्री के लिए जितने भी विधायकों ने इस्तीफा दिया उनमें से सभी को पार्टी और सरकार ने सम्मान दिया और इस्तीफा देने वाले 3 विधायकों को दर्जा मंत्री और 1 विधायक को सांसद भी बनाया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में काबीना मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की बैठक को मंत्री परिषद बैठक कहे जाने पर कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को घेरा है। वहीं डॉक्टर रावत ने अपने फेसबुक पर बैठक का फोटो के साथ बैठक का उल्लेख भी किया और वहीं आर्य ने कहा कि डॉक्टर रावत ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और अन्य पदाधिकारीगण जिनमें बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री सहित उत्तराखंड के मंत्री परिषद के साथ बीजेपी कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक में भाग लिया
वहीं आर्य ने सवाल उठाया कि मंत्रियों से इतर बैठक में मौजूद बाकी सभी लोगों ने मंत्री के रूप में शपथ नहीं ली और भारत के संविधान के आर्टिकल 163 और 164 में राज्य सरकारों के मंत्री परिषद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया और सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई भी आदरणीय या पूजनीय हो सकता है, परंतु आप खुले आम घोषणा के साथ आप लोग संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। और मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्री के मंत्री परिषद बैठक को लेकर रहस्योद्घाटन की वजह से संवैधानिक संकट वाली स्थिति आ गई है, इसलिए मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के संबंध में इस स्थिति को स्पष्ट करें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड की गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर जल्द देगी और इसके साथ ही सीएम किसी प्रोत्साहन निधि की भी शुरुआत की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि शनिवार को धामी 2 सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया और इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले किए वादों पर जल्द अमली जामा पहनाने का संकल्प भी किया और कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G, 5G मोबाइल नेटवर्क और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध देने का प्रस्ताव भी बना लिया गया है। और उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों का सामाजिक स्तर उठाने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने आगे कहा कि किसानों की आय दुगना करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की शुरुआत भी जल्द होगी और उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G और 5G मोबाइल नेटवर्क और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फाइबर इंटरनेट की सुविधा देने का प्रस्ताव अब बनकर तैयार हो गया और साथ ही गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर भी जल्द दिए जाएंगे। और धामी 2 सरकार का 1 महीने का कार्यकाल जो है वो पूरा होने पर धामी ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की शुरुआत भी जल्द की जाएगी। और मानसखंड मंदिर माला मिशन जल्द मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों का विकास करने की योजना बनाई गई है। और वहीं जल्द ही उत्तराखंड में रोडवेज बसों, विक्रम ऑटो, सिटी बसों में सफर महंगा हो सकता है। वहीं शासन के निर्देश पर गठित किराया निर्धारण कमेटी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली और अब इसे राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। और सूत्रों के अनुसार कमेटी ने पिछले 3 साल के अंदर डीजल, पेट्रोल के साथ ही वाहनों और स्पेयर पार्ट्स के दामों में बढ़ोतरी के चलते किराए की दरों में वृद्धि की सिफारिश की और पिछले 2 साल से कोरोना संकट के चलते राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक नहीं हो पाई है और न ही सार्वजनिक परिवहन से संबंधित वाहनों के किराए का नया निर्धारण हो पाया। और ऐसे में सरकार के आदेश पर आरटीओ डीसी पटोई की अध्यक्षता में किराया निर्धारण कमेटी का गठन किया गया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक किराया निर्धारण कमेटी ने सार्वजनिक परिवहन से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों और आमजन के साथ वार्ता करके प्रस्तावित किराए की नई दरों का निर्धारण किया और कमेटी की रिपोर्ट को जल्द ही राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत भी किया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के कई आला अधिकारी सीबीआई के रडार पर है और इन पर गाज गिरना तय मानी जा रही है और सीबीआई को पूछताछ में अहम तथ्य भी हाथ लगे और इसके बाद मामले में लिप्त आला अधिकारियों की कुंडली भी अब खंगाली जा रही है। और शनिवार को भी सीबीआई ने 3 प्रोफेसरों समेत करीब 12 लोगों से पूछताछ की और दवा उपकरण खरीद में गड़बड़ी की शिकायत पर सीबीआई ने बीते शुक्रवार को 8 लोगों पर अलग अलग केस दर्ज किया था और इसके बाद रात को सीबीआई की टीम आरोपियों से पूछताछ करती रही। और वही सूत्रों की माने तो पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर सीबीआई एम्स के आला अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है। और एम्स के पीआरओ हरीश थपलियाल ने बताया कि सीबीआई ने शनिवार सुबह ही कुछ लोगों से पूछताछ की और करीब 40 लीटर विदेशी शराब भी मिली और छापेमारी में एक आरोपी प्रोफेसर के आवास से सीबीआई ने करीब 40 लीटर विदेशी शराब भी बरामद की और इसकी कीमत लाखों रुपए में बताई गई। और वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीम महंगी शराब देखने के बाद सख्ते में आ गई है। वहीं शहर के एक निजी स्कूल की छात्रा कोरोना संक्रमित मिली और उसकी हालत अभी सामान्य बताई गई।
वहीं स्कूल प्रबंधन की सूचना पर शिक्षा विभाग ने स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करा दिया है। वहीं स्कूल को सैनिटाइज भी कराया गया और वहीं देश में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों में बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है और ऐसे में छात्रा के संक्रमित होने से विभाग, स्कूल और अभिभावक सकते में है। और जिला शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक डालनवाला स्थित ब्राइटलैंड स्कूल में लगभग 11 वर्षीय छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया था और कोरोना के लक्षण नजर आने पर डॉक्टरों ने जांच कराई और 20 अप्रैल को छात्रा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हुई थी और तभी से छात्रा स्कूल नहीं गई थी और स्कूल प्रबंधन की ओर से इसकी सूचना जिला शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई और स्कूल को सैनिटाइज भी करा दिया गया। और वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि सूचना पर स्कूल को 2 दिन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार को स्कूल खुल जाएंगे। और वहीं हरिद्वार से गंगा स्नान कर मथुरा की ओर जा रहे गुजरात की यात्रियों से भरी बस मंगलोर कोतवाली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई है और हादसे में करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस मंगलोर कोतवाली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस पलटने में करीब 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बस की चपेट में आने से मंगलोर निवासी एक युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग और राहगीर मौके पर एकत्रित हो गए और स्थानीय लोगों से हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में 25 और 26 को पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश का पूर्व अनुमान लगाया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 24 की शाम को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ेगा और 25 को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जन के साथ बारिश की संभावना है और राज्य के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और 26 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में ऊंचाई वो स्थानों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश गर्जन के साथ बारिश की संभावना है और वहीं शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल मौसम को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया और रविवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि देहरादून में भी मौसम साफ रहेगा और देहरादून का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 19 तक जाने का अनुमान है और शनिवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 अधिक और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 कम रहा। और देहरादून में 25 को आसमान में बादलों की आंशिक मौजूदगी के साथ आकाशीय बिजली चमकने का अनुमान है। और वहीं नेपाली मूल की एक नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया, जहां पर 15 साल की किशोरी को उसकी बुआ घुमाने के बहाने देहरादून लेकर आई थी और एक ट्रस्ट से जुड़े लोगों को जब शादी का पता चला तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की और शिकायत के आधार पर रिश्ते की बुआ और कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का बताया गया, जहां पर 15 साल की भतीजी को देखकर बुआ का दिल नहीं पसीजा और घुमाने के बहाने उसे शहर लेकर आए और उसका सौदा कर दिया और वो नहीं जानती थी कि उसकी बुआ उसके साथ ऐसा काम करेगी। और वहीं थाना अध्यक्ष कुलदीप पंत ने बताया कि घटना को लेकर हेल्प क्रॉस ट्रस्ट से जुड़े विशाल थापा ने तहरीर देकर बताया कि वो ट्रस्ट से जुड़ी पूजा सुब्बा और पूर्वा सिंह के साथ गुरुवार को ठाकुरपुर जा रहे थे, तभी सड़क किनारे किशोरी रोती हुई मिली और उससे पूछताछ की गई तो बताया कि वो नेपाल की रहने वाली और उसकी जबरदस्ती शादी कराई जा रही।